हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी गवर्नमेंट की। तो उन्होंने डेटा रिवील किया है इंडिया की ग्रोथ रेट का और उसको कंपेयर किया है बाकी इकोनॉमी से। तो आप चार्ट देख सकते हैं किस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है बाकियों के कंपैरिजन में। तो ये अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए कि इंडिया ग्रोथ दिखा रहा है। अगर मैं मूडी की बात करके चलूँ तो उनका कहना है कि इंडिया 6 से 6.3% बढ़ेगा Q1 के अंदर। और उनका ये कहना है कि कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। बेसिकली अभी हाईलाइट में आया है इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो ऑलमोस्ट 82% का है। कई लोगों का कहना है कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की चीज़ है। रीज़न क्या कहा जा रहा है, एक तो पहले इंटरनेशनल क्राइसिस आ रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा, गवर्नमेंट की इनकम में उस लेवल का इंक्रीमेंट नहीं आया है। गवर्नमेंट खर्चे बढ़ा रही है पर अपनी इनकम को नहीं बढ़ा रही है। इनकम टैक्स नहीं बढ़ रहा है। हाँ, जीएसटी बढ़ रहा है पर इनकम टैक्स उस लेवल का नहीं बढ़ रहा है। पर रेवेन्यू जितने एक्सपेक्टेड है बढ़ने के लिए उस लेवल पे बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये अगर देखा जाए तो रिस्की साइड है। गवर्नमेंट का करंट फोकस हो रहा है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर, इमीडिएटली क्या चाहिए उसके ऊपर नहीं है। तो अगर डाउन टर्न आता है तो बहुत नुकसान हो सकता है। इस चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पे बातें चल रही है। और दूसरी साइड अगर मैं टैक्स की बात करके चलूं तो अश्नीर ग्रोवर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर वो बता रहे हैं इंडियन टैक्स पेयर्स है ना, वो गवर्नमेंट के स्लेव है। इंडियंस इतना ज्यादा टैक्स देते हैं कि हमको उस लेवल का रिटर्न नहीं मिलता। ये बात मैं भी मानता हूं कि हम टैक्स बहुत ज्यादा पे करते हैं। कई लोग तो टैक्स चोरी करते हैं, पर जो लोग टैक्स की पे करते हैं उनको उस लेवल का गवर्नमेंट से रिटर्न नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। सब्सिडी नहीं चाहिए भाई। बेसिकली जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनके पैसों को उठा के कहीं ना कहीं सब्सिडी पर दे दिया जाता है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा के लिए उसका काम होता है। देखो, अगर कोई ज़्यादा कमाता है और कोई कम कमाता है तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है टैक्स पे करने में कि आप पूरी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हो, सबका भला होना चाहिए। पर वो जो पैसा हम दे रहे हैं उसके रिटर्न में हमको कुछ तो मिलना चाहिए ना। अगर हम एफआईआर रजिस्टर करा रहे हैं तो वहाँ पर हमको कुछ ज़्यादा चैलेंजेस ना आए, हमारे जो कोर्ट प्रोसीडिंग है वो रिलेटिवली जल्दी हो जाए, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। या फिर जो अश्नीर ग्रोवर ने सॉल्यूशन बताया, फ्लैट रेट कर दो सीधा 10 से 15% का, सबको उतना ही देना है, चाहे आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो। करा जा सकता है, पर मुझे लगता है यहाँ पे वोट बैंक खराब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अश्नीर ग्रोवर पॉलिटिक्स में घुसना चाहते हैं ना, तो उन्होंने कहा मैं पॉलिटिशियन बनूंगा तो मैं इस चीज के ऊपर ध्यान दूंगा। अगली खबर राजनाथ जी की है जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल एनालिस्ट है। उन्होंने बोला कि इंडिया टॉप 3 ग्लोबल इकोनॉमीज में पहुंच जाएगा 2027 तक। उन्होंने बोला जिस तेजी से इंडिया ग्रो कर रहा है ना वो बहुत ही अच्छी चीज है। इंडिया के पास में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं, 1 लाख से ऊपर इंडिया में स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, फंड्स आ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, ठीक है, इंडिया ग्रो कर रहा है, नो डाउट एक अच्छी चीज़ है। स्टार्टअप्स का हाल एक्चुअली कुछ और है। स्टार्टअप बबल सीरीज पूरी की पूरी देखना, पार्ट 1 से लेके पार्ट 1 में जो बोला था वो तो अब सच हो चुका है। तो आपको ऐसा लगेगा यार क्या बोल रहा है, तो हो चुका है, पर एक्चुअली वो मैंने होने से 3 साल पहले ही बोल दिया था। बबल 2 के अंदर मैंने करंट सिचुएशन समझाई है कि अभी क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। बबल 3 के अंदर करंट सिचुएशन में किस तरीके से कांड चलते हैं वो बताया है। और अभी रिसेंटली हमारा बबल 4 निकल के आया था, इंटेलेक्चुअल इंडीज वाले चैनल पे जाके आप इसको देख लेना। बबल 4 के अंदर मैंने अभी की रियलिटी बताई है, ज़ॉम्बी स्टार्टअप जिससे फ्यूचर पे इंपैक्ट पड़ सकता है। तो फिर से मैंने थोड़ा फ्यूचर के बारे में बताया कि क्या फर्क पड़ सकता है, देख लेना। बाद में अगर आप शोर मचाओगे, आप भी कहोगे देख मैं ये कह रहा हूँ, तो अपने दोस्तों में आपका नाम बढ़ेगा क्योंकि वो सच होने वाला है। अगर मैं इंडिया की डिजिटल पेमेंट रैंकिंग की बात करके चलूँ तो इंडिया टॉप कर रहा है 89.5 मिलियन ट्रांजेक्शन के ऊपर। सेकेंड नंबर के ऊपर हम देखा जाए तो ब्राजील आ रहा है 29.2, फिर चाइना आ रहा है, फिर थाईलैंड आ रहा है। भाई की जान, क्या इंडिया काम कर रहा है ना डिजिटल पेमेंट में। ये एक अच्छा स्टेप है। कई लोगों को चीज़ समझ में नहीं आएगी। देखो, अगर डिजिटल पेमेंट में हम बढ़ रहे हैं तो सारी की सारी पेमेंट अकाउंट में आएगी, कि कच्चे का काम रिलेटिवली कम होता चला जाएगा। यूपीआई के चक्कर में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा है। अगर गवर्नमेंट के पास में सारी ट्रांजेक्शन आ जाएगी ना, कहाँ से खरीदा, कहाँ बेचा, क्या किया, तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। जो लोग इनकम टैक्स की चोरी करते हैं ना वो पकड़े जाएंगे बहुत जल्दी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो सकती है अगर लॉन्ग रन पे देखा जाए। अब बैंक अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए पैन कार्ड चाहिए ही, तो पैन कार्ड तो पहले रखो ही आप। और अगर आपकी इनकम आ रही है तो पैन कार्ड से वो ट्रैक कर लेंगे कि इनकम आ रही है, देखो बैंक के अंदर इतना आया था, इतना गया था, इसने टैक्स पे नहीं किया, चेक करो उसको क्यों नहीं किया। तो फ्यूचर मुझे लगता है कि टैक्स को कंट्रोल किया जा सकता है। जो गवर्नमेंट टैक्स कवर कर रही है ना, अगर डिजिटलाइजेशन बढ़ता है तो जीएसटी प्रॉपर पे होगा, ये नकली बिल्स नहीं कटेंगे मार्केट के अंदर, जो लोग इनकम टैक्स देते हैं उसके नंबर्स बढ़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स स्लैब शायद कम भी हो सकती है। अगली खबर अनअकैडमी की सीईओ की है। तो उन्होंने बोला जो सैम ऑल्टमैन ने बात बोली है ना कि इंडिया होपलेस है, वो कहीं ना कहीं सही बात है। इंडिया उस लेवल पे अभी टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है। हमने कोई बड़ी कंपनी नहीं बनाई है गूगल, अमेजॉन वगैरह जैसी, हम सिर्फ इंडिया के अंदर ही काम कर रहे हैं।
बिल्कुल सही बात बोली है उन्होंने। और मैंने पिछली न्यूज़ के अंदर बोला था कि इंडिया को कैसे गलत बोला, तो मैं एक बार को समझा लेता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कमेंट सेक्शन में बवाल हो रखा था कि भाई कई लोग कह रहे थे इंडिया आग लगा देगा, कई लोग कह रहे थे कि भाई इंडिया के बस की नहीं है, सही बोला है। तो पहली बात तो सैम ऑल्टमैन ने आके क्लैरिफाई कर दिया अपनी बात को कि भाई ऐसा नहीं था। पहले अगर आप वीडियो देखोगे तो वीडियो में उन्होंने कुछ और बोला है, बाद में सोशल मीडिया में जो उन्होंने ट्वीट किया है वहाँ पर उन्होंने फिर बात को डैमेज कंट्रोल किया है बेसिकली, और कुछ नहीं किया। अब एक बात की रियलिटी है कि इंडिया का इकोसिस्टम उस लेवल पर डेवलप नहीं है इस टाइम पे। अभी हमारी इकोनॉमी रिलेटिवली छोटी है यूएस के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इसलिए यूएस आगे था। और अगर हम बात करके चले ना 2000 के बाद की, 2000 जब बबल बस्ट हुआ है उसके बाद जो कंपनीज निकल के आई है वो कंपनीज मेजरली कंपनीज तभी निकल के आई है, ठीक है। अब वो टाइम यूएस का था, अब ये टाइम इंडिया का है। अब आप देखो इंडिया का टाइम, मेरे को तो ऐसा लगता है और ये बहुत स्ट्रांग बिलीव है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर से मिला हूँ, बहुत सारे इन्वेस्टर से मिला हूँ। मैं खाली अपना ओपिनियन नहीं बोल रहा हूँ जो आपको टीवी में न्यूज़ दिखती है या आपको जो मार्केट में कहानी मिलती है। मैंने बहुत सारे लोगों से समझा है इस पूरी सिचुएशन को। फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है इंडिया का। तो ठीक है, हम $3 ट्रिलियन इकोनॉमी से सीधा $30 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकते 5 साल के अंदर, पर हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो ग्लोबली जाके आग लगाए। अगर हम बात करके चले, आज हम सर्विस सेक्टर के अंदर, आईटी सर्विस के अंदर बहुत बड़े हैं। आईटी का काम इंडिया देख रहा है पूरी दुनिया के अंदर। अगर टॉप कंपनीज के एम्प्लॉयज़ की बात करके चले, जो टेक बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंडियंस है। ऐसी बुरी हाल नहीं है इंडिया का जितना हम सोच रहे हैं। हाँ, इंडिया में पैसा नहीं है इसलिए टैलेंट बाहर चला जाता है। अब इंडिया में जब पैसा आएगा तो टैलेंट इंडिया में रिटेन रहेगा। अगर हम मॉर्गन स्टैनली के एग्जीक्यूटिव की बात करके चले तो उन्होंने बोला कि अभी जो रिसेंटली टीसीएस ने अपने एनुअल डे मीटिंग करी थी, उन्होंने बात करी टीसीएस और इन्फोसिस के बारे में कि उन्होंने जो अपनी मीटिंग करी थी अभी रिसेंटली, जो एनुअल मीटिंग करते हैं उसके अंदर एआई को मल्टीपल टाइम्स बात करी गई है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया एआई के अंदर बहुत पीछे है। और कई बड़े एक्सपर्ट्स की भी कमेंट आ रखी थी जो कि बता रहे थे भाई तुमको कुछ नहीं पता इंडिया के पास। देखो सिंपल सी बात, बहुत सारी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी बाहर पड़ी है। मैं कहता हूँ कि स्क्रैच से बनाने की जरूरत क्या है, जब चीज़ बनी पड़ी है हम बनी हुई चीज़ को ऊपर ट्रेन करके तो मॉडल बना सकते हैं ना। तो ट्रेन किया जा सकता है। और कई लोगों को लग रहा था कि भाई ओपन एआई $100 मिलियन का लॉस लेता है, ये लेता है वो लेता है, इंडियन नहीं ले सकता है। अरे भाई इंडियन के स्टार्टअप के इकोसिस्टम को देखो तो सही, एक बार जाके बायजूस का लॉस तो देखो कितना रिपोर्ट करता है। तो ऐसी बात नहीं है कि इंडिया लॉस नहीं देख सकता, इंडिया भी लॉस दिखा सकता है। और अभी क्या है, बड़े प्लेयर्स नहीं आए हैं, ठीक है ना। रिलायंस जैसे बंदे इसमें भी सोच नहीं रहे हैं। उनको लगता है कोई कंपनी काम कर रही होगी उसको खरीद लेंगे, क्योंकि रिलायंस का माइंडसेट इस तरीके का है। अगर रिलायंस को लगता है ना तो रिलायंस भी बना सकता है कंपनी, ऐसी बात नहीं है। अगली खबर पंजाब गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने वैट बढ़ा दिया है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। अब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ जाएंगे। कहा जा रहा है 600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे वो इससे। जो करंट गवर्नमेंट है उनके अंडर फरवरी में भी रेट बढ़ाए गए थे और अब फिर बढ़ाए गए हैं। वैट ये स्टेट टैक्स है, पहले क्लियर कर रहा हूँ, सेंटर से नहीं बढ़े, स्टेट टैक्स ने बढ़ाया है। अगली खबर, इंडिगो की एक फ्लाइट है जो कि अहमदाबाद जा रही थी, वो पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर घुस गई 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए वो पाकिस्तान की हवा के अंदर थी। पर कहा जाता है ये चीज़ नॉर्मल है। रीज़न क्या था, क्योंकि वेदर खराब था। वेदर खराब के अंदर ये चीज़ मानी जाती है। रिसेंटली पाकिस्तान की फ्लाइट भी इंडिया के अंदर घुसी थी, तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम निकल के नहीं आई है कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, वो कर दिया, और या फिर नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पे आ गई है। अगर हम पाकिस्तान की बात करके चले तो पाकिस्तान को रशियन क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड रेट पे मिल गया है और उनकी पहली शिपमेंट आ गई है, ऐसा पाकिस्तान के पीएम ने बोला है। अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। आपको कहेगा भाई तुम पाकिस्तान के लिए अच्छा क्यों सोचते हो। मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छा बुरा सोच रहा हूँ यार। मतलब जो लोग गलत कर रहे हैं उनको तो गलत, मतलब उनके साथ तो गलत होना ही चाहिए, वो डिजर्विंग है। पर जरूरी नहीं है ना कि पाकिस्तान में अगर 100% लोग रहते हैं वो 100% ही बुरे हो गए। मैं कहता हूँ 10% ही अच्छे हो गए, पर वो 10% तो अच्छे है ना। हम क्यों किसी का बुरा सोचे, किसी का बुरा सोचना ही क्यों है, इतनी नेगेटिविटी क्यों है मार्केट के अंदर। अगली खबर जर्मनी से है। तो उन्होंने जो इंटेल की चिप फैक्ट्री लग रही है उसके लिए जो एडिशनल डिमांड मांगी है उन्होंने सब्सिडी की, उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो बेसिकली इंटेल 17 बिलियन यूरो का चिप प्लांट लगा रहा है जर्मनी के अंदर, जिसमें से 6.8 बिलियन यूरोस गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। अब उनका कहना है कि एनर्जी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गया है, इसके चक्कर में 10 बिलियन यूरो करो, पर उन्होंने अब रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम नहीं कर रहे हैं। तो इनका पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट प्लान है $88 बिलियन का, उसके अंदर कुछ जर्मनी के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगली खबर गवर्नमेंट के जेम पोर्टल की है। तो जेम पोर्टल
मीटिंग करने वाला है 75 यूपी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जहां पर वर्कशॉप करी जाएगी, जेम पोर्टल्स के फीचर रजिस्ट्रेशन सबको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से इसके ऊपर काम करना है, क्या क्या किया जा सकता है। एक अच्छा इनिशिएटिव है देखा जाए तो, क्योंकि बहुत सारे लोग आना चाहते हैं ऑनलाइन, उन बेचारों को आता ही नहीं है ऑनलाइन कैसे आया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली बिजनेस कर रहे हैं पर उनको पता ही नहीं है नेक्स्ट लेवल कैसे जाना है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा इनिशिएटिव है इस चीज़ के ऊपर। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको क्या इश्यूज आते हैं नीचे कमेंट के अंदर बताओ, मैं भी सोचता हूँ कि उसको भी कैसे एड्रेस किया जा सकता है। अगली खबर यूएई की है, तो इंडिया का 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन गया फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। मजे की बात देखो, सिंगापुर लार्जेस्ट है जहां पर उन्होंने $17.2 बिलियन इन्वेस्ट किया। उसके बाद मॉरिशस आता है $6.1 बिलियन के ऊपर, उसके बाद यूएस आता है 6 बिलियन के ऊपर, फिर आता है यूएई 3.35 बिलियन के ऊपर। तो फर्क देख रहे हो कितना बड़ा फर्क है, सिंगापुर से इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही है। अब इन्वेस्टमेंट की बात करके चले तो सिकोया की बात कर लेते हैं, तो वो अपने 10% स्टेक को बेच रहे हैं गो फैशन के अंदर 624 करोड़ के अंदर। कहा जा रहा है ब्लॉक डील होने वाली है जहां पर 1135 रुपीज एक शेयर का प्राइस सेट किया गया है। जैसे ये रिपोर्ट निकल के आई तो उनके प्राइसेस 5% घटते हुए दिखाई दिए। अगली खबर, जम्मू एंड कश्मीर की एक स्टार्टअप थी फास्ट बीटल करके, जो कि शार्क टैंक इंडिया के ऊपर आई थी। उसकी वैल्यूएशन 24 करोड़ रुपीस हो गई है, $3 मिलियन कह सकते हो आप। अभी रिसेंटली उन्होंने फंडिंग रेज करी है और ये 19,000 पिन कोड्स के अंदर ऑपरेट करते हैं। ये बेसिकली किंग है पहाड़ों के। अगर आपने इनकी पिच देखी होगी शार्क टैंक के अंदर तो शायद आपको याद आ रहा होगा कि इन्होंने बताया था हमारी यूएसपी है, हम पहाड़ों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं, वुमन एम्पावरमेंट भी करते हैं साथ में। और शार्क्स का ये कहना था कि ये मॉडल अगर सक्सेसफुल रहता है तो इसको सारे पहाड़ों वाली कंट्रीज में भी स्विच किया जा सकता है। इनको compete नहीं करना डिलीवरी वगैरह से, इनको compete करना है पहाड़ों के लॉजिस्टिक पार्टनर से। अगली खबर, विप्रो के जो एचआर चीफ है उन्होंने बोला कि हम 30% हाइक पे अब हायर नहीं करने वाले लोगों को। उन्होंने बोला अगर किसी के पास में जनरेटिव एआई या साइबर सिक्योरिटी जैसा कोई स्किल होगा तो एक बार को कोई प्रीमियम मिल सकता है सैलरी के अंदर। तो जनरेटिव एआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमने कोर्स बना रखा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर, जहां पर हमने पूरा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है किस तरीके से आप कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप कंटेंट लिख सकते हैं, चैट जीपीटी को किस तरीके से नेक्स्ट लेवल यूज़ कर सकते हैं। और हमने मिड जर्नी भी बना लिया है कोर्स, जल्दी से शूट करके आपको एक्सेस मिल जाएगा जिन जिन लोगों को मिलने वाला है, जिन्होंने जो जो कोर्स ले रखे हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर भी मैंने चैट जीपीटी का यूज़ करके मिड जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले गया हूँ। तो मुझे लगता है फ्यूचर इसी डायरेक्शन में जाने वाला है कि जनरेटिव एआई से कैसे एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। विप्रो का कहना है 80% जो एचआर क्वेरीज होती है ना वो बॉट के थ्रू ही सॉल्व कर देंगे, ताकि उनके जो एचआर है वो ज़्यादा फोकस कर पाए मैनेजर्स और लीडर की कोचिंग के ऊपर। और 92% जो उन्होंने फ्रेशर्स हायर करे थे उन्होंने लो सैलरी के ऊपर ज्वाइन किया है जो ओरिजिनल ऑफर दिया गया था उसके कंपैरिजन में। बढ़िया चीज़ है ना, मार्केट सिचुएशन खराब है, उन्होंने कहा भाई इतना ही देंगे, आना है तो आ जाओ, लोग आ भी गए। 92% बहुत बड़ा नंबर है। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट की है, तो उन्होंने स्टे ऑर्डर लगा दिया है बाइक टैक्सी के ऑपरेशंस इन दिल्ली के ऊपर। तो बेसिकली हाई कोर्ट ने कहा था कि ठीक है चलने दो अभी फिलहाल रैपिडो को, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं चलना है। मुझे पर्सनली ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं चलने दिया जा रहा। बेसिकली कह रहे हैं वो रेगुलेशन पे लेके आओ, पहले लिस्ट करो तभी काम कर पाओगे, पर क्यों ऐसा क्यों? करने दो ना फिलहाल के लिए, जब रेगुलेशन आएगी तब आएगी, जब गवर्नमेंट निकालेगी तब देख लेना, या टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही है उससे। अगली खबर मार्केट की है, तो आज मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी, पिछले 2 सेशन से घट रही थी, इस बार बढ़ती हुई दिखाई दी है। सेंसेक्स हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मिड कैप की बात करके चले तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करे। ओवरऑल बीएससी लिस्टेड कंपनीज की बात करके चले तो 1.3 लाख करोड़ एक सेशन के अंदर इन्वेस्टर्स ने कमाया है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी कटते हुए दिखाई दिए, और दूसरी साइड में अगर अपनी करेंसी की बात करके चले तो वो बढ़ती हुई दिखाई दी। अब एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी ईसीबी अपने रेट्स को बढ़ा सकता है, इसकी वजह से रिसेशन आ सकता है। बाकी टाइम देखेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। और मार्केट का आप हाल देख सकते हैं किस तरीके से पूरी मार्केट रही है। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।